जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन और ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट करें और अपने कॉपी में भी ट्रिक करें और लास्ट में अपने नाम के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जैसे अखिल भारतीय सेवा संस्थानों के विनियमन का आधार मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जा सकता है, अखिल भारतीय सेवा संस्थानों के विनियमन का आधार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो इंटर स्टेट इंटेलिजेंस गजट है वो प्रकाशित करने वाला विशिष्ट विभाग कौन सा है? ऐसा आपसे क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अपराध जांच विभाग। याद रखेंगे, कौन? अपराध जांच विभाग इंटर स्टेट इंटेलिजेंस गजट प्रकाशित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व भूगोल के विषय से आपसे प्रश्न है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है इसका विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच में। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है, तो रट लीजिएगा। चले अगला प्रश्न देखें आप क्या है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी? तो दोस्तों बताएं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट की स्थापना की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1970 में इसकी स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। आप लोगों को एक बात बोलना था, आप लोग कंप्लीट टेस्ट देखते हैं, आप आंसर भी करते हैं, ठीक है, स्कोर भी साझा करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, लाइक करने में क्या जाता है? हाँ, मैंने कल के टेस्ट में नहीं बोला तो फिर किसी ने मतलब प्रतिक्रिया ही नहीं दी। और इतना मेहनत किया जाता है आप सभी के लिए, इतने बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाता है। चाहिए क्या आखिर आपको? बताइए, इतना मेहनत होता है आप सभी के लिए, आप लोग मेरे लिए मतलब 30 सेकेंड नहीं निकाल सकते हैं? क्या है ये बेईमानों? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपसे। भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत पुलिस सुधार के लिए जो प्रकाश सिंह केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कितने मुख्य निर्देश दिए थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 7 दिशा निर्देश। ठीक है, तो मोस्टली फर्स्ट पार्ट में मीन्स की टॉप 20 क्वेश्चन में आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपका टीयर 2 यानी कि टीयर 2 डेप्थ लेवल के क्वेश्चन भी तैयार होते रहें। ठीक है, पता चले हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं और एग्जामिनर अपना टीयर 2 टीयर 3 से क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेरे सभी निर्दोष भाइयों का क्या होगा? बताइए, आप सब क्यूट मासूम जैसे तो छोटे मोटे भाई बहन हो, तो क्या करोगे आप लोग? इसलिए थोड़ी सी मेहनत थोड़ी डेप्थ में भी करो। ठीक है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर क्या ही डिपेंड करता है ना, क्या कर दे। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों मुरादाबाद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का मुख्यालय मुरादाबाद में है। आप बताएंगे उस मुख्यालय का नाम क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपसे। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी झील से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा हो तो लेक विक्टोरिया से होकर गुजरती है इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल यानी अनुसूची पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य सूची का विषय मतलब स्पष्ट करता है? बताएं। तो राज्य सूची का विषय स्पष्ट करता है कौन सा शेड्यूल? इसमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों जो केंद्र के विषय हैं यानी यूनियन के विषय हैं, जो स्टेट के विषय हैं और जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के विषय हैं वो डिफाइन है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुसूची 7 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL
इसका प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर किस संस्थान के अधीन होता है? तो दोस्तों इसका प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर BPR&D के अधीन होता है। अब यहाँ पे BPR&D का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्थापना 28 अगस्त 1970 को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अभी आप टियर 2 लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब मॉडरेट टू टफ के बीच के क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, इसकी स्थापना भ्रष्टाचार रोकने हेतु किस वर्ष की गई थी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 1970 में, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की स्थापना 1970 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का संबंध विश्व भूगोल में किस महासागर की विवर्तन की यानी कि टेक्टोनिक सक्रियता से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें प्रशांत महासागर की जो ओशियानिक प्लेट है ये क्या करती है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ मर्ज होती है, तो क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है तटों पे, ठीक है। किसके तटों पे? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के तटों पर, ठीक है। उसके बाद जो जापान के आइलैंड हैं उनके तटों पर, तो मोस्टली आप देखेंगे जो कैरिबियन सागर है, ठीक है, मतलब आप बेरिंग स्टेट अगर देखेंगे वहाँ पे आपको ये रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा, जिसमें ज्वालामुखी फटता है, जिसकी वजह से वो लाइट दिखती है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आपसे प्रश्न बनता है कि किस महासागर में मिलता है? तो ये पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB किस मंत्रालय के अंतर्गत एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में कार्यरत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का उल्लेख है जो पुलिस शक्तियों को नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22 हो जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? दोष सिद्धि के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए आपका खुद का गवाही नहीं लिया जा सकता, आपको एक बार अगर सजा मिल चुका है तो दोबारा उसी कांड के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 का विषय हो जाता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, यदि नहीं भी मानना चाहते हैं उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 32 में आपके सभी फंडामेंटल राइट, जो भी मौलिक अधिकार हैं, उनको लागू करवाने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहते हैं, और इसी को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी इन डिटेल जो आप देखते हैं ना, तो आप देखते तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मिल जाता 200 क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए GS फोकस के कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी समुद्री खाई यानी मैरियाना ट्रेंच किस द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। अब मैं महासागर पूछता तो प्रशांत महासागर आपको पता है, ठीक है, जो मैरियाना ट्रेंच है जिसको चैलेंजर डीप भी कहते हैं, तो ये प्रशांत महासागर में है, लेकिन किस द्वीप के पूर्व में है? तो दोस्तों फिलीपींस, जो फिलीपींस बसा हुआ है ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इसके पूर्व में स्थित है कौन सा? मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी भारत के किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों बताइए, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी भारत के किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? तो मेरे दोस्त ये है माउंट आबू पर, ठीक है। तो माउंट आबू पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है इसका गठन 1998 में मुख्य रूप से किसके उन्मूलन के लिए किया गया था? तो दोस्तों बताएं उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में। इसका जो राइट आंसर है वो आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से मिल चुका है, ठीक है, और बड़ा आसान हो जाता है जब ट्रांसलेशन आपको मिल जाता है ना संगठित अपराध के लिए, और ये ट्रांसलेशन उन भाई बहनों के लिए हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो कोऑपरेटिव्स को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? तो दोस्तों बताएं, कोऑपरेटिव कमिटीज जो होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 57वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें एक अनुच्छेद मेंशन होता है, अनुच्छेद 19(1)(c),
याद रखेंगे अनुच्छेद 19(1)(c), ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आपसे। जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि मुख्य मध्याह्न रेखा है, निम्नलिखित में से किस देश के भौगोलिक क्षेत्र से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों बताएं। अब दिए गए ऑप्शंस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना डेप्थ में आप जाके नहीं पढ़ते। जाके एक बारी जरूर देखिएगा, ज्योग्राफी का क्लास मैंने कवर करा रखा है, ठीक है। तो अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से तो गुजरता है, लेकिन पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरता है प्राइम मेरिडियन, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, या फिर जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की स्थापना किस वर्ष के विशेष आतंकी घटना के पश्चात की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2008 में कौन सी विशेष आतंकी घटना हुई थी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फ्लैग डे है, ध्वज दिवस है, प्रतिवर्ष किस ऐतिहासिक तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश का ध्वज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को, याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे प्रश्न बने कि 23 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश का ध्वज दिवस क्यों मनाया जाता है, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? तो आज के बाद आप जवाब देंगे क्योंकि 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका गौरवशाली ध्वज प्रदान किया था, इसीलिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है आपसे, इसको पढ़िए ध्यान से। आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन में उत्पन्न ATP होता है, ठीक है, और जो NADPH होता है, इसका उपयोग किस चक्र में किया जाता है? अब देखिए फोटोसिंथेसिस आपके लिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन के आया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केल्विन साइकिल में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से जब प्रश्न आपसे बनेंगे तो फिर आपको करना होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन में उत्पन्न ATP और NADPH का उपयोग केल्विन साइकिल में किया जाता है, ठीक है। केल्विन चक्र आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को रतौल आम के लिए, क्या है दोस्तों, रतौल आम के लिए GI टैग प्राप्त है? तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बागपत जिले को, ठीक है। रतौल आम के लिए GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास में इक्तादारी सिस्टम सुव्यवस्थित रूप से लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और उसने बहुत अच्छे से, इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे से इक्तादारी सिस्टम लागू किया, जिसकी वजह से उसको राजस्व मिलना बहुत अच्छे से शुरू हो गया और उसने दिल्ली को खूब बढ़िया से सुव्यवस्थित तरीके से इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे अपना तुर्क शासन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और जिसकी वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे। इट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जलाशयों में किस तत्व की अधिकता के कारण एल्गल ब्लूम होता है? तो दोस्तों जो गांव से है ना, वो इस घटना को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं। जो शहरों में है वो भी देख चुके हैं, अगर शहरों में छोटा मोटा गड्ढा रहता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो वो भी देख चुके हैं, लेकिन नहीं पता। तो इट्रोफिकेशन में होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, अतिपोषण हो जाता है किसी जल का। क्या होता है? अतिपोषण हो जाता है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और वहाँ पे एल्गल ब्लूम यानी कि आपको बहुत सारे ऐसे विड्स दिखाई देंगे जो पूरी तरह से जल को ढक देंगे, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम आपको वहाँ पे ये घटना या फिर ये इनके उगते हुए दिखाई देंगे। जैसे जमकुली वगैरह का नाम सुना है ना आपने, जहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा किसी गड्ढे में, जैसे मान लीजिए आपने सिंचाई करा, ठीक है, और अपने खेत में आपने क्या डाल दिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे केमिकल्स डाले हुए हैं, ठीक है, अपने खेत के फसलों के लिए। लेकिन वो जो सिंचाई के माध्यम से ऊपर वो आ गया, उसके बाद एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, धीरे धीरे उस गड्ढे में बहुत सारा नाइट्रोजन फास्फोरस इकट्ठा हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं अतिपोषित हो जाता है जल, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कह देते हैं इन्वायरमेंट के मतलब दुनिया में। और वही आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और मतलब इसकी अधिकता के कारण एल्गल ब्लूम जैसी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, भारत की जो ब्लैक सॉयल है, काली मिट्टी है, इसका निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के विखंडन से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानव शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, ये बात आपको पता है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा कोशिकांग है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट आपकी मतलब मनुष्य के शरीर में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा? पौधों में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समस्या को कम करना है? तो कई बार बता चुका हूं, अब तो आपके जुबान पे रटा होगा। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और जो जलवायु परिवर्तन है उसको कम करना। ठीक है, उसको नियंत्रित रखना है इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एकदम बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें क्या है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को पृथक करता है? तो दोस्तों बताएं। HFF, तो बताएं ये जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब ये फॉल्ट जनरेट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है शिवालिक और भारत का जो विशाल मैदान है उसके बीच में जो फॉल्ट है उसको हम हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। तो शिवालिक क्या है? तो जो हिमालय का फुट हिल्स है, मतलब सबसे निचला वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम क्या कह देते हैं बताइए? उसको हम कहते हैं आपका हिमालयन फुट हिल्स, शिवालिक। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाता है गंगा का विशाल मैदान। ठीक है, तो भारत का विशाल मैदान कहें या फिर गंगा का विशाल मैदान, इन दोनों के बीच में जो फॉल्ट है वो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो होश फाख्ता हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा समय ऐसे क्वेश्चन को दे दीजिए। दिन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1582 में। ठीक है, और इसको अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों बिरबल था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य पौधों में किसका परिवहन करना है? तो दोस्तों बताइए जाइलम का क्या कार्य है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जल और खनिज को ठीक है क्या करना? पौधों के मुख्य हिस्सों में पहुंचाना। तो दोस्तों जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य आपको पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका नाम है नॉर्मन मायर्स। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले दी थी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको पता चल गया। आप मुझे बताएंगे भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कौन कौन? चलिए मैं 2-3 का नाम बता देता हूँ, एक आप बताएंगे। ठीक है, एक तो हो गया आपका जो वेस्टर्न घाट है यानी पश्चिमी घाट है, दूसरा हो गया आपका सुंडालैंड, तीसरा हो गया आपका इंडो बर्मा का जो रीजन है, बाउंड्री है। ठीक है, अब चौथा आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बताएंगे, लेकिन अब आपको बताना ही होगा। और जो मैंने बताया ना दिमाग में अपने बिठा लीजिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पिडमोंट किसके लिए? पिडमोंट मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये है भाबर क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब बनते हैं पिडमोंट फिडमोंट तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण शीतकाल में वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं के लिए। ठीक है, और जो ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है जिसको हम पश्चिमा विक्षोभ कहते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर से स्टार्ट होती है। भूमध्य सागर से जल उठाती है, फिर आती है काला सागर से जल उठाती है, उसके बाद कुछ जल कैस्पियन सागर से उठाती है और ला के उत्तर भारत में वर्षा करती है। ठीक है, क्या बरस जाती है, रेनफॉल करती है, और इसकी वजह से हम देखते हैं गेहूं की फसल को उत्तर भारत में फायदा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, और इसी ने सहना मंडी करके एक पोस्ट भी बनाई थी, आप सभी को मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए मेरे भाई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च स्तर का क्या संकेत देता है? अगर मान लीजिए कोई जल है, ठीक है, और कोई तालाब है, अगर उसका बीओडी बढ़ गया है बहुत अधिक, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने का मतलब है उस जल में अब ऑक्सीजन नहीं है, तभी तो डिमांड है उसको।
तो दोस्तों वो किस चीज का प्रतीक है? अब आपको हिंट मिल चुका है। इसका राइट आंसर है पानी अत्यधिक प्रदूषित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 को आपने समझ लिया है। इसका ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट भी समझ के चल रहे हैं, इसलिए आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर भी हो रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मियोसिस की बात हो रही है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर वो किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो पैकेटीन है इस अवस्था में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में। ठीक है, तो याद रखेंगे सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? इंग्लिश में थोड़ा सा टफ लग रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। जो चारागाह केंद्र है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ पर स्थित है? तो चारागाह अनुसंधान केंद्र कह लें, तो ऐसे प्रश्न बन जाता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हूँ तो झांसी में। ठीक है, पता चले आप सोच रहे सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च कहाँ से आ गया ये वही चारागाह ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो पुलिकत लेक है ये किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? और एक लैगून झील है। तो दोस्तों लैगून झील क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये जानिए कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पे। अब लैगून झील क्या है? जैसे मान लीजिए ऐसे ये भारत का आ रहा है हिस्सा, ठीक है, ये पूर्वी तट है। अब यहाँ पे आपको ऐसे कट मिलता है, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं भारत ऐसे मुड़ता है, तो ये हो गया आपका पुलिकट लेक। मतलब ऐसे एक पतला सा हिस्सा जो समुद्र से जुड़े। ठीक है, तो इस प्रकार की झील को हम लैगून झील कह देते हैं। और इनका नेचर मोस्टली कैसा होता है? तो इनका नेचर मोस्टली सैलाइन होता है, यानी नमकीन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखें आप, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों गजबेटकर मतलब हाथियों को हराने वाला या फिर उनको मारने वाला, ठीक है, या फिर उनकी हत्या करने वाला। तो गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की थी आप मुझे बताएंगे? तो दोस्तों किसने करी थी? देवराय द्वितीय ने। बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, और आपसे प्रश्न बनेगा तो अब आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या आपसे, कोरल रीफ यानी कि मूंगे चट्टाने मुख्य रूप से किन अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं? ठीक है, किन अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं या फिर पनपते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जो एंजाइम है मूल रूप से क्या होता है? ये एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रोटीन। ठीक है, मूल रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है, और ओजोन परत कहाँ पे है? समताप मंडल में है। 16 सितंबर को अब ओजोन दिवस मनाया जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसमें जो क्लोरीन है मुख्यतः ओजोन से अपक्रिया करके उसको कमजोर कर देती है। ओजोन का जो सबसे मतलब बड़ा छिद्र है ये आपको अंटार्कटिक महाद्वीप पे देखने को मिलता है। अब देखिए ओजोन से रिलेटेड इतनी कुछ बातें आपने जान ली। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर सॉइल है, वो भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका कपास की काली मिट्टी के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, और ये बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से निर्मित होता है। उसके बाद है जो तुगलकनामा पद्धति है, यहाँ पे पद्धति नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये तुगलकनामा पुस्तक है। तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। याद रखेंगे, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक की रचना की थी, दिमाग में अपने बिठा लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है बाराबंकी, लेकिन कुछ समय तक कौन था? गाजीपुर था। ये भी बात आप याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपसे। ठीक है, तो याद रखना ही होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, तो राइजोबियम जीवाणु किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है मोस्टली? तो दोस्तों ये दलहनी जो पौधे होते हैं मोस्टली उनके जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है आपसे,
वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट हो जाता है। वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए गाडगिल योजना चलाई गई थी। गाडगिल मॉडल पे आधारित कुछ संरक्षण से संबंधित नियम भी बनाए गए थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है? अमृत महल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रसिद्ध भारतीय नस्ल है? तो दोस्तों ये गाय की एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय नस्ल है अमृत महल, ठीक है। तो पता चले आप धान का या फिर गेहूं का लगा रहे हो। उसके बाद है जब्त सिस्टम। तो जब्त सिस्टम किसके द्वारा मध्यकालीन भारत में कृषि राजस्व सुधार के रूप में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है राजा टोडरमल ने स्टार्ट करी थी जब्त सिस्टम, ठीक है। क्या है? जब्त सिस्टम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, ध्यान से पढ़ें क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्थित है? बताएं बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? दोस्तों कई बार बता चुका हूं, संत कबीर नगर जिले में, ठीक है। जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं मैं भी उनको रिपीट कर करके आपके टेस्ट में लाता हूं। देखिए कोई भी टेस्ट आप देखेंगे उसमें 20% क्वेश्चन आपके पिछले अन्य टेस्टों से मिलेंगे साफ साफ, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, ये नहीं कि आपका समय वेस्ट हो रहा है। उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पे जाएगा उस क्वेश्चन को लेकर, और वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप निश्चिंत होकर ट्रिक लगाएंगे जिससे समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान वत्स की राजधानी था? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है कौशाम्बी, ठीक है। तो वत्स का राजधानी कौन था? तो दोस्तों कौशाम्बी याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिनी गुणांक है इसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी आय की असमानता मापने के लिए, इनकम इनइक्वालिटी मापने के लिए। ऐसे ही दोस्तों लॉरेंज कर्व भी है जो क्या करता है? आय की असमानता को दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें क्या है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पायरोफ्लाइट खनिज के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? क्या है दोस्तों? पायरोफ्लाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है झांसी और हमीरपुर में, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया और इसको याद रखेंगे पायरोफ्लाइट खनिज के बारे में, झांसी और हमीरपुर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल के बारे में प्रश्न है, राइट आंसर है लखनऊ में, और ये भाग के चली गई थी नेपाल, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे? उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जो सौराष्ट्र की साबरमती की तर्ज पर विकसित की जा रही है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमती। तो गोमती को गुजरात के सौराष्ट्र के मतलब तौर पे, ठीक है, सौराष्ट्र में एक नदी है साबरमती, आपको पता है खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो दोस्तों इसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश की गोमती को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पाल वंश का धर्मपाल ने किया था, ठीक है। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। इनका भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन जाता है। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध राजा धर्मपाल बने थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है का नियंत्रण कौन करता है? तो LAF का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों कौन करेगा? आप सोच के देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको फादर ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, या फिर भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को नॉर्थ इंडिया का खजुराहो कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिंजर का जो नीलकंठ मंदिर है। तो दोस्तों कलिंजर का जो नीलकंठ मंदिर है उसको नॉर्थ इंडिया का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का था वो किस वायसराय ने निरस्त किया था? कई बार बता चुका हूं कि लिप्टन ने लगाया था, मतलब लिप्टन के समय काल में आया था, लेकिन इसको रिमूव करने का काम रिपन ने किया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां जो सोनकर और कैमूर हैं ये किन जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों बताएं किन जिलों में स्थित हैं?
क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर, ध्यान से पढ़ेंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो हड़प्पन स्थल है दोस्तों, यहाँ पे आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आलमगीरपुर आपको हिंडन नदी के किनारे स्थित मिलेगी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा की सभ्यता थी उसका जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपको देखने को मिलता है। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश का जो चरकुला लोक नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अब तो आपको सपने में भी ये आता होगा। ठीक है, तो ये ब्रजभूमि से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये राधा जी के जन्म पे खुशी मनाने के लिए 108 दियों को अपने सर पे सजा के औरतें डांस करती हैं। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, और इसमें मीडिएटर का काम करते हैं मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है अगला प्रश्न आपसे, उत्तर प्रदेश का जो सुसरोवर बर्ड क्या है दोस्तों? सुसरोवर बर्ड सेंचुरी ये किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में आपको देखने को मिलता है क्या? सुसरोवर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आपसे देखिए क्या पूछा गया है। अर्थशास्त्र में जो स्टैगफ्लेशन है की स्थिति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बताएं स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च मुद्रा स्फीति और कम विकास। ठीक है, तो मुद्रा स्फीति के साथ साथ देखिए मुद्रा स्फीति कहीं ना कहीं इस बात का परिचय है कि रोजगार में वृद्धि होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि मुद्रा स्फीति भी चरम सीमा पे है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है और विकास भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, याद रखिएगा। तो दोनों स्थितियां एक साथ जब उत्पन्न हो जाए तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ब्रॉस सिटी कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, मुरादाबाद। ठीक है, तो ब्रॉस सिटी का मतलब क्या है? पीतल नगरी कई बार बता चुका हूँ, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, उसके बाद खुर्जा और अलीगढ़ तालुक लिए प्रसिद्ध है। खिरजा किस लिए प्रसिद्ध है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, खुर्जा के बारे में। अगला प्रश्न क्या है आपसे, जो दांडी मार्च है इसकी शुरुआत किस तारीख से हुई थी? तो दोस्तों इसका डेट अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लें तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में चली थी ये यात्रा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यूरेनियम के साथ साथ तांबा भी पाया जाता है और ये ललितपुर में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, और ललितपुर ही एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है आपसे, एंशिएंट हिस्ट्री में जो ऋग्वेदा है उसके किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है और 10वें मंडल में ही क्या मिलता है दोस्तों? नदी सूक्त का वर्णन। ठीक है, और पुरुष सूक्त में ही दोस्तों जो जाति वर्ण व्यवस्था का आपको चर्चा मिलता है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था पहली बार आपको पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। इसमें एक विराट पुरुष की उपमा दी गई है। ठीक है, और इसके मतलब विभिन्न अंगों से उत्पन्न अन्य वर्णों को दर्शाया गया है, लेकिन ऋग्वैदिक समय काल में दोस्तों जो वर्ण विभाजन था वो कर्मों के आधार पे था। ठीक है, न कि जन्म के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? जन्म के आधार पर। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी बातें, जितनी बातें मैं बताता हूँ। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीएसीपी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे सीएसीपी को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जो धमेक स्तूप है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 गुटों में विभाजित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में। इसी को कहते हैं सूरत स्प्लिट। ठीक है, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब आसी मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं तो दोनों गुट एक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, जो समस्तपुर बर्ड सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर दोस्तों है रायबरेली में। ठीक है, तो समस्तपुर पक्षी जो सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, रायबरेली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, जो ग्रेसम का नियम है अर्थशास्त्र में ये किससे संबंधित है?
तो दोस्तों ग्रेसम का नियम आपसे कई बार पूछा गया है, ये संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो का जन्म एटा के कासगंज में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, प्राचीन इतिहास के यानी एंशिएंट हिस्ट्री के किस शासक को इंस्क्रिप्शन का जनक कहा जाता है, कि इंस्क्रिप्शन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक को। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इनके शिलालेख आपको पता है ना, तो शिलालेखों के लिए इनको जाना जाता है और इसका जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्राइमरी डेफिसिट की गणना कैसे की जाती है, यानी प्राथमिक घाटा की गणना कैसे की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा में से जब हम ब्याज भुगतान घटा देते हैं तो दोस्तों निकल के आता है प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर, ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हींग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कौन सा है? ये है हाथरस। ठीक है, तो याद रखेंगे हाथरस। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि 7.4%। एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% गेस किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय आय का वर्तमान में गणना करता है। ठीक है, उसके बाद है सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए जो पराली से बायोविटुमिन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो कौन सा बन गया है? तो दोस्तों सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली यानी स्टबल से बायोविटुमिन तकनीक विकसित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है भारत। ठीक है, और आपको पता है ना पंजाब में हरियाणा में पराली को जलाते हैं तो कितनी समस्या उत्पन्न होती है, और इसीलिए ये सब तकनीक उपयोग की जा रही हैं। ठीक है, 12 जनवरी 2026 को निर्धारित EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी PSLV। क्या है दोस्तों? PSLV C62 तो कर चुका है एक्चुअली। ठीक है, तो याद रखेंगे 12 जनवरी 2026 को निर्धारित EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए, किसके लिए? पृथ्वी अवलोकन। ठीक है, यानी पृथ्वी की देख रेख के लिए। ठीक है, और इसरो का जो प्रक्षेपण यान है वो है PSLV C62 और ये 12 जनवरी को संपन्न हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसलिए बैक डेट से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में आपसे डेट नहीं दिया जाएगा, कुछ और डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फरवरी मार्च 2026 में होने वाले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए US एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है हाल फिलहाल में? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर्जियो गोर। क्या नाम है? सर्जियो गोर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जो जनगणना 2027 का पहला चरण है ये किस तारीख से शुरू होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, यानी कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, इसका पहला चरण। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2026 में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो जनवरी 2026 में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है, कहां पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं IIICDEM पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में अमेरिका ने किस महासागर क्षेत्र में मैरियाना, ठीक है क्या है दोस्तों, मैरीनारा एक्चुअली है, मैरियाना बोल रहा हूँ, मैरीनारा पूर्व में बेला 1
नामक रूसी तेल टैंकर जहाज को जब्त कर लिया है? तो दोस्तों यही बहुत बड़ा कारण बना था, ठीक है, इस विवाद का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अमेरिका ने किस महासागर क्षेत्र में? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, मैरिनारा, पूर्व में बेला वन इसको कहा जाता था, इस नामक रूसी तेल टैंक जहाज को जब्त किया है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में किस आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर किस आतताई ने लूटा था? बताएं, इसका तो राइट आंसर आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आतताई महमूद गजनवी था। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, 1026 ईस्वी में इसने लूटा था और उसकी 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसलिए ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक। अगला प्रश्न देखिए, 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले 53वें वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन स्थल क्या था? तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत मंडपम नई दिल्ली। तो मोस्टली ज़्यादातर ना भारत मंडपम नई दिल्ली में ही चीज़ें मतलब संपन्न होती हैं इस प्रकार की। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस उभरते हुए क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप्स के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज की बैठक की अध्यक्षता की? तो बताएं, उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की है किसने? बताइए, प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा स्टार्टअप है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है भारतीय एआई स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामक अनुपालन न करने के कारण कितनी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 35 कंपनियों का। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में, ठीक है, तो याद रख लेंगे 35 कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है, वो भी जो एनबीएफसी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साझेदारी सुदृढ़ करने और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु किस एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंखुड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्कार शाला का विधिवत शुभारंभ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करना। ठीक है, इसी से कहीं ना कहीं करप्शन और बाकी चीज़ें भारत की ठीक होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, असम ने। और बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है असम ने, इतना बढ़िया कदम शायद ही कोई राज्य उठाया हो। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें, केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएस गिरीसा ने। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर कौन है? पीएस गिरीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार बात करें तो किस वायसराय के कार्यकाल में जो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट है 1904 का, वो पारित किया गया था? तो दोस्तों एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो किसके समय काल में? तो ये कर्जन के समय काल में। ठीक है, और विभाजन कब हो रहा था बंगाल का बताएं? वो भी इसी के समय काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आधिकारिक समिति को नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उसका नाम क्या था? हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन, याद रखिएगा। और हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड भी है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, यह तैयार करने और उसे लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन संस्था जिम्मेदार है? तो दोस्तों आरबीआई है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, और कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है आपसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो माउंट एटना नामक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किस यूरोपीय देश में स्थित है? तो माउंट एटना बताएं कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये आपको इटली में देखने को मिलती है। क्या है ये? सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए माउंट एटना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें और बताएं
भारत में कॉटन की जो व्यावसायिक खेती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आप देख चुके हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी, जिसको रेगुर भी हम कहते हैं और बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने की वजह से ये बनती है, ठीक है। तो कम से कम समय में आपने मोर देन 200 क्वेश्चन देख लिया है, लिखित रूप से 100 क्वेश्चन, मौखिक रूप से 200 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको सेशन कैसा लगा ये मैं नहीं पूछूंगा, सेशन आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही तगड़े थे, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। इसलिए आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना नाम कमेंट में कीजिएगा और उसके साथ अपना इसको साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।